नमस्कार साथियों, मैं हूं जीवन सर और आप देख रहे हैं टीचर्स लर्निंग सेंटर। आपका टीचर्स लर्निंग सेंटर में स्वागत है। आज से हमने आपके लिए जो कि बिहार और झारखंड का जो एग्ज़ाम होने वाला टीचर का, उन दोनों के लिए एक ऐसी वीडियो सीरीज़ शुरू की है जिसमें मॉडल्स प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे और प्रत्येक में 70 क्वेश्चन रहेंगे। अभी देखिए, मैंने झारखंड का भी एक सीरीज़ शुरू किया हुआ है, तो इस वीडियो के बाद अगला जो वीडियो आएगा वो झारखंड पर आएगा, झारखंड सामान्य ज्ञान पर। आपने रेगुलर उसके वीडियोस देख रहे होंगे। मैं दोनों साथ में लेकर के चलूँगा, एक दिन ये एक दिन वो, और टोटल मैं आपको 20 प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो सके। इसमें आपको मिलेगा सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर और रीजनिंग। यहाँ पर देखिए रीजनिंग छूट गया, मैं अगली बार लिख दूंगा। यहाँ पर आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि आप अभी देख पा रहे होंगे कि आपने जो बिहार के एग्ज़ाम दिए हैं और जितने भी टीचर एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें से पेपर ये वाला, अगर मैं बिहार की बात परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो आपका पहला पेपर होता है हिंदी जो लैंग्वेज के लिए, जो क्वालिफाइंग होता है। दूसरा पेपर होता है जीके जीएस का। तो पेपर 2 जो जीके जीएस का होता है उसी की मैं यहाँ पर वीडियो की बात कर रहा हूँ, और पेपर 3 तो आपके सब्जेक्ट से होते हैं। लेकिन अगर आप झारखंड की बात करेंगे तो ये पेपर 3 में आ जाएगा, जो कि बिहार में जो जीके जीएस होता है वो पेपर 2 में आता है, जबकि झारखंड की बात करें तो वहाँ पेपर 3 में आ जाता है। तो चाहे कोई भी पेपर में आए, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं मॉडल प्रश्न सत्र को। पहला लेंगे हम सामान्य अध्ययन। हिंदी भाषा की जननी है गुजराती, मराठी, कन्नड़ या संस्कृत? तो हिंदी भाषा की जो जननी है वो संस्कृत है, और मैं थोड़ा स्पीड खींचूंगा, जहाँ बताने की ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि बेलारूस की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बेलारूस की राजधानी आपको बतानी है, बाकू है या मिन्स्क है या मोरोनी है या ब्रुसेल्स है? तो बेलारूस की जो राजधानी है वो मिन्स्क है, और इसकी जो मुद्रा है वो है बेलारूसी रूबल। आपको ये भी याद रखना है साथ में, यहाँ की जो मुद्रा है वो रूबल है। देखिए रूस की जो है ना वो रूबल है, तो बेलारूस का क्या होगा? बेलारूसी रूबल। ठीक है। तीसरे प्रश्न को देखिए आप, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? देखिए पंचवर्षीय योजना से सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको बताना है कि पंचवर्षीय योजना की जो मुख्य विषय, और आपको ये भी याद रखना है, हमने एक वीडियो में पहले भी बताया है कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अब आपको बताना अभी का जो क्या मुख्य विषय है, तेजी और अधिक विकास, अधिक तेजी, अधिक समावेशी और सतत विकास, न्याय और इक्विटी के साथ विकास, या सतत विकास? तो 3 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय है। सवाल नंबर 4 देखिए, उड़ीसा में स्थित कोरापुट खदान निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी खनिज के लिए ये कोरापुट खदान प्रसिद्ध है? लो अयस्क के लिए, बॉक्साइट के लिए, तांबा के लिए, या जस्ता के लिए? तो कोरापुट का जो खदान है आपका वो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो कोरापुट एक क्या है, कोरापुट एक जिला है। ठीक है, कोरापुट जिले के अंदर पंचपतमाली निक्षेप, निक्षेप कहाँ कहते हैं? जहाँ खनिजों का भंडार स्थित है वहीं पर से। देखिए कोरापुट जिले में, देखिए राज्य हो गया उड़ीसा, जिला हो गया कोरापुट, और उसके अंदर जो निक्षेप है, जहाँ जमाव है, उस जगह का नाम है पंचपतमाली। ठीक है, तो ये किसके लिए है? और एक बात और बता दें कि बॉक्साइट के उत्पादन में, यानी क्या कहते हैं, एल्युमिनियम, बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम के उत्पादन में उड़ीसा जो है सबसे भारत का अग्रणी राज्य है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोवा राज्य की जुआरी नदी में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है? जलमार्ग 10, राष्ट्रीय जलमार्ग 91, राष्ट्रीय जलमार्ग 100, राष्ट्रीय जलमार्ग 111? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय जलमार्ग 111। अब देखिए इसके अलावे यहाँ पर और सारे विकसित किए जा रहे हैं, जैसे कि चपोरा नेशनल वाटर मार्ग 25 है, कंबरजुआ नहर नेशनल वाटर मार्ग 27 है, मंडोवी नेशनल वाटर मार्ग 68, और मापुसा नेशनल वाटर मार्ग 71,
और साल नेशनल वाटर मार्ग 88 है, और इसके बाद जुआरी नेशनल वाटर मार्ग 111 है। ये तो इसका सही जवाब हो गया 111। अगला है 6ठा नंबर प्रश्न, बजबज समस्तीपुर तथा कटिहार केंद्र है। जो बजबज है जगह का नाम है, वो किस चीज़ के लिए? जूट मिल के लिए, सूती वस्त्र मिल के लिए, व्हील तथा एक्सल प्लांट के लिए, या रसायन उद्योग के लिए? आपको बताना है ये वाला जवाब। तो बजबज समस्तीपुर में या कटिहार में, जो कटिहार नहीं कटिहार होता है, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर ए जूट मिल के लिए केंद्र बनाया गया वहाँ पर। सवाल नंबर 7, वर्ष 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा किस वर्ग में विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया था? यानी किस वर्ग में, वर्ष नहीं, किस प्रकार का है जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, इसको विश्व विरासत यूनेस्को द्वारा मिला है, तो वो किस प्रकार का है? प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल है, मिश्रित विश्व विरासत स्थल है, सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल है, या ऐतिहासिक विश्व विरासत स्थल है? तो ये जो है वो 7वां है। 7 नंबर का जो जवाब वो मिश्रित प्रकार का है। कैसा है ये? मिश्रित है। अब आप इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि भारत में 30 सांस्कृतिक, कितने सांस्कृतिक? 30 सांस्कृतिक और 7 प्राकृतिक, 30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। और कौन वाला है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 38 विश्व विरासत स्थल हैं। और इसे कंचनजंगा कहाँ है? आप सभी जानते हैं कंचनजंगा कहाँ? सिक्किम में है। और ये कब बना था? ये वाला मिश्रित में शामिल हुआ था कब? यूनेस्को का जो सूची था उसमें कब शामिल हुआ था? तो ये शामिल हुआ था 2016 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, औसत वार्षिक वर्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? अवरोही क्रम का मतलब है पहले ज़्यादा, फिर थोड़ा 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 करके कम, यानी बड़ा से छोटा। अगर औसत वार्षिक वर्षा में हम करें, औसत वार्षिक वर्षा में, तो हमें ज़्यादा कहाँ पर होता है, उसके बाद थोड़ा कम, उसके बाद थोड़ा कम, उसके बाद थोड़ा कम। इस हिसाब से जब आप चलेंगे तो 8 नंबर में पाएंगे कि यहाँ जो 4 राज्य दिख रहा है उदयपुर, उसमें वो 1 नंबर, यानी ज़्यादा बारिश वहाँ होती है। उसके बाद कौन सा कहाँ होता है? तो पाली में होता है। और पाली के बाद कहाँ होता है? बीकानेर में होता है। और बीकानेर के बाद कहाँ होगा? तो बीकानेर के बाद जैसलमेर। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे कि जैसलमेर में सबसे कम बारिश होती है। चलिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 9 को देखते हैं कि पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध मेनार गांव राजस्थान के किस जिले में? देखिए यहाँ पर 2 सवाल बने हैं कि पक्षी गांव किसको कहते हैं? तो मेनार को कहते हैं। अब मेनार राजस्थान के किस जिले में है? आपको ये बताना है। तो मेनार जो है वो उदयपुर जिले में। किस जिले में है? उदयपुर जिले में। आगे बढ़ते हैं। सिद्धमुख परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है? सिद्धमुख परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है? आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब देखेंगे आप, तो ये है रावी तथा ब्यास नदी। ठीक है, सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना इसका पूरा नाम है, जो कि रावी और ब्यास नदियों से जल प्राप्त करता है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है वो भी आप जान लीजिए। तो इस परियोजना का उद्देश्य है कि पेयजल की आपूर्ति हो जाए और सिंचाई हो जाए। और इस परियोजना से लाभान्वित कौन से जिले हैं? तो वो है हनुमानगढ़ जिला, चूरू जिला और हिसार जिला। और सारे के सारे किस राज्य में आते हैं? तो सारे के सारे आते हैं राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में। ठीक है, चलिए अगले सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2023 के संदर्भ में बहुआयामी निर्धनता के स्तर के घटते क्रम में राज्यों का सही क्रम। देखिए फिर वही वाला बात आ गया, घटते क्रम। इसका मतलब हो गया जो जिसमें ज़्यादा निर्धनता है उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम करते करते बताना है। तो आप देखिए कि ये जो बहुआयामी का मतलब होता है कई प्रकार के डाटा को लेकर के बनाया गया है। सिर्फ ये नहीं कि खाली गरीब है तो वही आधार पर। अब इसमें आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा गरीब जो है इस हिसाब से 19-21 के, देखिए
19-21 का, अभी देखिए 23 का भी अगर आप पाएंगे तो सबसे गरीब में आपको मिलेगा बिहार। कौन आएगा सबसे गरीब में? तो बिहार आएगा। और बिहार के बाद कौन आएगा? झारखंड आएगा, फिर मेघालय आएगा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान। तो चलिए देखते हैं बिहार में कितना है। तो 33% गरीबी है। 33, देखिए थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, ठीक है, लेकिन 33 पॉइंट में 19-20 होगा, 34 नहीं हो जाएगा। फिर झारखंड की बात करें तो झारखंड है 28%। और अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय है 27%। और उत्तर प्रदेश कितना है? तो 22%। इसके बाद मध्य प्रदेश 20%, मध्य प्रदेश 20%। और छत्तीसगढ़ 16%। इसके बाद उड़ीसा 15%, 15 पॉइंट समथिंग यानी 68 है। और इसके बाद राजस्थान है 15.31। तो आप खुद देख लीजिए ये घटते क्रम में हो गया। तो कौन सा क्रम हमारा सही हुआ? बिहार, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा रैंक है? अब समझना है पहले कि हेनले पासपोर्ट होता क्या है। तो हेनले पासपोर्ट एक सूचकांक है जिससे ये पता लगाया जाता है कि उस देश का पासपोर्ट कितना तगड़ा है ना। तो इससे हम जान सकते हैं कि किस देश का पासपोर्ट। तो आपको मैं बता दूं, स्विट्जरलैंड का जो पासपोर्ट है, स्विट्जरलैंड का जो पासपोर्ट है वो सबसे तगड़ा है। एक नंबर में कौन है? स्विट्जरलैंड है। और भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का है 80वां स्थान, यानी हम कितने कम हैं। और टोटल कितने देश पर ये रैंक मतलब क्या गया था? तो ये टोटल 227 मतलब जगह जो होता है, देखिए 227 जगहों का पासपोर्ट पर लिया गया, तो उसमें भारत का स्थान 80वां है। इससे पहले भारत का स्थान कितना था 2022 में? तो 2022 में भारत का स्थान था 87 नंबर पर। अब थोड़ा सही होकर के 80 नंबर पर आया है, ठीक है। और ये जो 1994 से ये डाटा जारी करता है, ये जो हेनले पासपोर्ट सूचना है ये 1994 से डेटा जारी करता है। अगला देख लेते हैं कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है। ये देखिए, नरगिस दत्त पुरस्कार द कश्मीर फाइल, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक निखिल महाराज जो कि मराठी फिल्म गोदावरी में, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन पुष्पा द राइज पार्ट 1, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी मिमी के लिए दिया गया है। क्या है पुरस्कार? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ये जो जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, है कि नहीं, जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं वो सारे के सारे सही हैं। अब कैसे सही हैं? तो नरगिस दत्त पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स को मिला है, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक निखिल महाराज को गोदावरी के लिए भी मिला, यह भी सही है। अल्लू अर्जुन को पुष्पा द राइज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, इसको भी मिला है। पंकज त्रिपाठी को सहायक अभिनेता, इनको भी मिला है। तो चारों देखिए, सभी चारों जो है वो सही है। सवाल नंबर 14, समाचारों की सुर्खियों में रहा त्रिनेत्र क्या है? आपको ये बताना है त्रिनेत्र क्या है। तो त्रिनेत्र बताने हैं, चलिए देख लीजिए, ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो त्रिनेत्र क्या है? साइबर खतरे का पता लगाने और उसके समाधान करने में एक सक्षम प्रणाली है। त्रिनेत्र क्या है? सक्षम प्रणाली है। और इसको डेवलप किया था CDOT ने, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स। इसके द्वारा ये डेवलप किया गया था और ये एक सुरक्षा प्रणाली है, ठीक है। इसमें 24 घंटे वास्तविक समय का संयोजन है, जो 24 घंटे वास्तविक समय पर कार्रवाई योग्य, यानी 24 घंटा ही खुला रहता है। साइबर सुरक्षा की स्थिति और साइबर खतरों का पता लगाता है और उसका समाधान ये करता है। और इसको लॉन्च किसने किया था? इसको लॉन्च किया था राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान द्वारा 25 अगस्त 2023 को। कब किया गया था? 25 अगस्त 2023 को ये लॉन्च किया गया था। देबू चौहान कौन है? देबू चौहान है, देबू सिंह चौहान, ठीक है। ये केंद्रीय संचार मंत्री है राज्य के मामले में। अगला है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए, प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है जो है, ये अनूठी पहल है, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल अनूठी पहल है।
तो यहाँ करा आपको गलत चुनना है, प्रधानमंत्री जनधन के बारे में आपको गलत चुनना है। ये सही है, 2 लाख का जीवन बीमा दिया जाता है, तो 2 लाख का जीवन बीमा दिया जाता है। यहीं पर तो थोड़ा समझने की बात है कि नहीं। ये हमें सोचना है कि क्या 2 लाख का जीवन बीमा हमें मिलता है। तो अब आप बताइए, नहीं मिलता है। हमें कहाँ 2 लाख का जीवन बीमा मिलता है। जनधन योजना में कुछ 2 लाख का ऐसा बात नहीं हुआ है। निःशुल्क डेबिट कार्ड, हाँ निःशुल्क डेबिट कार्ड होता है, लेकिन आजकल 47 रुपीज़ कटने लगे हैं, ठीक है। तो इसको छोड़िए, निःशुल्क दिया जाता है, ठीक है। अगस्त 2023 के अंत तक 50 करोड़ से अधिक खाते इसमें खोले गए, ये भी सही बात है, लेकिन 2 लाख का जीवन बीमा इसमें नहीं दिया जाता है। तो वो किसमें दिया जाता है, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना होता है, जिसमें आप देखें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना होता है, कई योजना उसमें दिया जाता है, इसमें नहीं दिया जाता। अब आप देखिए, यहाँ आगे बढ़ते हैं। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वरम उरांव ने 3 मार्च 2023 को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ का बजट पेश किया था। ये बजट से सवाल तो आते ही हैं, तो आपको बताने हैं कि कितने करोड़ का इन्होंने बजट पेश किया था, ठीक है। तो इन्होंने जो बजट पेश किया था वो देख लीजिए, है ना, 1,16,418 करोड़ का बजट इन्होंने पेश किया था। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था। तो ये देख लीजिए आप कि पंचायती राज जो शुभारंभ हुआ था वो राजस्थान में हुआ था, और राजस्थान के कहाँ पर, तो नागौर में। राजस्थान के कहाँ पर हुआ था, नागौर में हुआ था। और इसके बाद कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। आप अगर राजस्थान भी खाली याद रखते हैं तो आपका ऑप्शन सही हो जाता है। निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था। लाला हरदयाल ने, मदन मोहन मालवीय ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोतीलाल नेहरू ने। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि कौन कौन थे यहाँ पर इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का जिम्मा लिया था। तो नेहरू तो थे, बिल्कुल नेहरू थे। हाँ नेहरू थे। तो आपका यहाँ से आपको मिलेगा, एक मोतीलाल नेहरू थे और दूसरा मदन मोहन मालवीय थे। यानी हम ऑप्शन खोजेंगे 2 और 4। तो 2 और 4 देखिए यहाँ पर है। सवाल नंबर 20 कहता है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन के संबंध में थे। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव या जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पर अगर आप पाएंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिल करके 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो श्रीनिवास अयंगर बने थे 1928 में। तो अब हमें ऑप्शन खोजना है ए और बी जिसमें हो। तो देखिए ए और बी हमारा ऑप्शन नंबर सी में है ना, ए और बी ऑप्शन नंबर सी में है। अगले सवाल की ओर देखिए, सारगेसो सागर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। सारगेसो सागर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए आप, यह जो गल्फ स्ट्रीम के पश्चिम और कनारी धारा के पूर्व में स्थित है, ये गलत है, ठीक है, यही वाला सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन यही वाला होगा। लेकिन यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं, महासागरीय धाराओं का प्रति चक्रवातीय परिचालन इसकी विशेषता है। अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। यह शांत और गतिहीन जल की वृत्ताकार गति में सीमित है। ये सारगेसो सागर के बारे में सही है, और तीसरा ऑप्शन ये गलत है। आगे देखिए 22वां सवाल
कह रहा है कि यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो आप किस स्थान पर जाना सबसे सही होगा, मतलब कहाँ जाना चाहेंगे, आपसे ये पूछा जा रहा है। भितरकनिका मैंग्रोव, चंबल नदी, पुलिकट झील, दीपर बिल। तो अगर आप चंबल नदी पे जाते हैं, है ना, अगर आप चंबल नदी पे जाते हैं तो आपको वहाँ पर घड़ियाल देखने को मिल जाता है। और एक बात याद रखिएगा, घड़ियाल जो होता है ना वो मीठे पानी का जानवर, नमकीन पानी में नहीं पाया जाता। ये मगरमच्छ की एक प्रजाति होती है, सिर्फ और सिर्फ भारत में पाई जाती है। 23वां सवाल है, 1983 में प्रूडेंशियल विश्व कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा पराजित वेस्ट इंडीज का कप्तान कौन था। ये आपसे पूछा है कि वेस्ट इंडीज का कप्तान उस समय कौन था। तो देखिए उसमें जो कप्तान थे ना, और भारत के कौन थे, तो भारत के थे कपिल देव। ठीक है, भारत के कप्तान कौन थे, भारत के कप्तान थे कपिल देव। कपिल, यहाँ से कपिल देव, भारत के कप्तान कपिल देव थे। लेकिन उनके कप्तान कौन थे, तो उनके कप्तान थे कप्तान क्लाइव लॉयड। उनके कप्तान कौन थे, क्लाइव लॉयड थे। और ये देखिए इसमें भारत ने उसमें जीत हासिल की थी। आगे बढ़ते हैं। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जात और सवार, हाँ जात आप समझिए और सवार आप समझिए। जात जो होता था, उन्हें जो घोड़े दिए जाते थे जिन पर वो चढ़ते थे उन्हें जात कहा जाता था, और जो सवारी करते थे उन्हें सवार कहा जाता था। ये भी सही बात है। मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी होते थे, नहीं, यहाँ पर ये गलत है। आगे देखते हैं, अनुवांशिक होते थे। देखिए अनुवांशिक आपसे पहले कौन सा पूछ रहा है, कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आगे पहले देख लेते हैं फिर हम बताएंगे। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, है ना, क्या कहा है, मनसबदारों के 3 वर्ग थे। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा दीवान कार्यालय को द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। अब आप पाएंगे कि इसका सही जवाब हम कौन सा चुने, तो इसका सही जवाब है सी। अब क्यों है, अब ध्यान से देखिए, हमने जब बता रहा था आपको तब ये कह दिया था कि मनसबदार जो होते हैं अनुवांशिक पद नहीं होते हैं। दूसरा हमने कहा था कि इनके 3 वर्ग थे, बिल्कुल सही बात है, 3 वर्ग थे। चौथा देखिए, इनको जो वेतन दिया जाता है कार्यालय द्वारा, तो आपको एक बात और जाननी पड़ेगी कि इनको जो वेतन के साथ साथ कभी कभी जागीरें दी जाती थी, है ना। जागीरें का मतलब कि आपको जमीन दे दिए, अब आप उस पर खेती कीजिए, है ना, उनको जागीरें दी जाती थी। तो अब क्या होता था कि मान लीजिए जिसको जागीर दिया गया है, नगद वेतन दिया जाता था, वो उसकी मृत्यु हो गई, और जब उसकी मृत्यु हो गई तो वो वापस वहाँ के शासक ले लेते थे। अब यहाँ पर एक बात और जाने, जो 3 वर्ग की बात हमने की, तो उसमें पहला वर्ग था जिसके पास 10 से 500 तक उम्रा होता था, उसको उम्रा बोलते थे। 10 से 500 तक मिलता था, 500 से 25 तक मिला तो उसको अमीर कहते थे, और जिसके पास 500 200 2500 से अधिक होता था वो अमीर आजम। अब समझ में ये नहीं आता है कि क्या अधिक होता था, सवाल ये भी हो सकता है क्या अधिक होता था। तो सुन लीजिए, जिस हिसाब से मनसब दिया जाता उस हिसाब से उसको सेना दी जाती थी, उनको घुड़सवार सेना दी जाती थी, रथ सेना दी जाती थी। जैसे कि मान सिंह अकबर के दरबार में था, तो मान सिंह उसका सेनापति था, तो उन्हें अच्छा खासा मनसब दिया गया था। सवाल नंबर 25 देखते हैं कि राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है जो राज्य द्वारा लगाए गए करों और लेवी शुल्क के आय राज्य और पंचायतों के बीच बंटवारा करती है। तो ये जो करता है ना, सलाह देता है, ये राज्य का वित्त आयोग सलाह देता है। अगला है, खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति का संबंध किससे है। तो इसका जो संबंध है खाद्यान्न, सब्जी और फलों को सड़ने से बचाने के लिए है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में जो चिप बनी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है। तो आप सभी जानते हैं कंप्यूटर का जो चिप है वो सिलिकॉन की बनी होती है। इसीलिए तो आज भारत में सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, तो बेंगलोर को कहा जाता है। याद रखिएगा, बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला है,
द थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ के पुस्तक कौन है? तो इसके जो लेखक है ना, द थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ के, तो ये है चेतन भगत। कौन है? चेतन भगत हैं। अगला है विधानसभा की सदस्यता जिन परिस्थितियों में समाप्त हो जाती है उसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, पहली बात कि अगर आप स्वयं से त्याग पत्र दे देंगे तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल सही बात। अगर आप दल बदल के दोषी पाए जाएंगे, दल बदल कानून के हिसाब से आपको सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक बात दिया है कि सभी कथन सत्य नहीं। सभी कथन अगर सत्य होता ना तो यहाँ असत्य क्यों पूछता है? तो यहाँ देखिए, वह सदन के अनुमति के बिना 30 दिनों तक अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता नहीं। 30 दिन नहीं है, कितना दिन है? 60 दिन है। अगर वो 60 दिन अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता समाप्त कर जाएगी, लेकिन बिना अनुमति के रहेगा तब। अब कह रहा, निम्न में से किस नदी घाटी में जड़ोल निक्षेप से निर्मित संरचना पाई जाती है? गंगा घाटी क्षेत्र, शंख घाटी क्षेत्र, स्वर्णरेखा क्षेत्र, अजय नदी घाटी क्षेत्र। तो यहाँ देखिए, अगर आप जड़ोल की बात करेंगे तो जो ढलान से मिट्टी लेकर के आएगी उसी, तो ये गंगा तो होगा ही क्योंकि जड़ोल मृदा से बना है। और दूसरा है स्वर्णरेखा, ठीक है। और बाद बाकी जो अजय नदी घाटी क्षेत्र है या शंख नदी घाटी क्षेत्र है, इसमें जड़ोल का निक्षेप नहीं पाया जाता है। तो हम ऐसे ऑप्शन को खोजेंगे तो हमारा ऑप्शन मिलेगा 1 और 3। अब आप देखिए कि जो गंगा घाटी क्षेत्र है वो राजमहल क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि साहिबगंज जिले में बहती है। जबकि स्वर्णरेखा की बात करती है तो पश्चिमी सिंहभूम में है ना। और यह कहा जाता है कि स्वर्णरेखा नदी में ही सोने के कण पाए जाते थे। अब कितनी बात सच्चाई ये मैं नहीं कह सकता। अब हम विज्ञान के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। 31वां प्रश्न है कि एक मकान में 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, यानी एक बल्ब जो है दूसरे से अधिक रोशनी देता है, यानी चमकदार है। इन दोनों बल्बों में किसका अवरोधक अधिक है, यानी किसमें प्रतिरोध अधिक है? ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध अगर अधिक होता है तो आपने देखा होगा कि V इक्वल टू आई बटे आर होता है, यानी आई इक्वल टू आर इक्वल टू वी बटे आई हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप देखेंगे, अगर प्रतिरोध बढ़ेगा ना तो विद्युत धारा घटता है, और जब विद्युत धारा घटेगा तो रोशनी कम देगी। तो इसका सही जवाब होगा मंद रोशनी वाले बल्ब में, है ना। मंद रोशनी वाले बल्ब जो है वो ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करता है, इसलिए उसकी रोशनी कम हो जाती है। रेडियोधर्मी डेटिंग प्रक्रिया है जिससे क्या मापा जाता है? तो रेडियोधर्मी डेटिंग प्रक्रिया से चट्टानों की उम्र मापी जाती है। क्या मापी जाती है? चट्टानों की उम्र मापी जाती है। अब सूची का मिलान कीजिए। तो चलिए सूची का मिलान करते हैं। अब कह रहा है कि कशेरुक कितने होते हैं? तो 33 जोड़े होते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी में। फीमर कहाँ होती है? तो फीमर जांग की हड्डी होती है, फीमर तो पैर में हो गया। क्रेनियन जो होता है वो 8 हड्डियों का बना होता है, और ह्यूमरस नाम की जो हड्डी है वो हमारे बाजू में, मतलब क्या बोल सकते, कंधे के नीचे जो हाथ होता है वहाँ पर पाया जाता है ह्यूमरस। तो ठीक है, तो अब मिलान कीजिए आप। ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3 और 3 का 4, 3 का 4। देखिए ऑप्शन नंबर बी को देखिए आप, 33 में जब आप जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए, दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में आप देखिए आपको सही आंसर मिला होगा, है कि नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी में देखें, देखिए आपको, ये देखिए ये वाला, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है लिगामेंट जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो लिगामेंट, पहले बात आप समझिए क्या होता है कि मान लीजिए 2 हड्डी है आपकी, है ना, कि मान लीजिए घुटने की हड्डी है तो एक हड्डी यहाँ है और एक हड्डी ऐसे नीचे है, तो इसको एक कशेरुक द्वारा, यानी इसको ऐसे मांसपेशियों द्वारा जुड़ता है, उसी को कहते हैं लिगामेंट। तो लिगामेंट किसको जोड़ता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? हड्डी को हड्डी से। अब कहता है क्लोर एल्काली प्रक्रिया में 3 उत्पाद बनते हैं, वो कौन कौन से उत्पाद हैं? तो क्लोर एल्काली अभिक्रिया में कौन कौन से उत्पाद बनते हैं वो आपको बताने हैं। तो देखिए क्लोर एल्काली अभिक्रिया होती कैसे है? जब आप नमकीन विलयन को, है ना, जिसमें लवण घुले हुए हों, और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दीजिएगा तो वो अभिक्रिया जो होगा वो क्लोर अल्काली प्रक्रिया होगा, अभिक्रिया। और इसमें बनेगा आपको
क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। तो खोजिए आप क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, तो आपको दो जगह मिला होगा क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, वो है बी और सी में। तो अब हमें चुनना है, तो इसमें आप चुनेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जहाँ पर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड दिख जाए वही ऑप्शन सही होगा। तो चलिए अब थोड़ा सा हम समझाते हैं क्लोरोअल्काली। अब मान लीजिए 2NaCl है, 2NaCl है, दो मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड है और इसमें हमने दो मॉलिक्यूल जल को मिला दिया, ये मिला दिया। अब इसके साथ इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तब क्या होगा, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो 2 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने के साथ इसमें क्लोरीन गैस निकलेगी और क्लोरीन गैस निकलने के साथ इसमें हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर एल्काली अभिक्रिया। आपको पता है क्यूनॉन, क्यूनॉन बोलिए या क्यूनिन बोलिए, ये किसके छाल से प्राप्त होती है? आपने कई बार बनाया होगा, ये सिनकोना वृक्ष के छाल से बनती है। अब कह रहा निम्न में से सबसे बढ़िया इंसुलेटर कौन सा है? इंसुलेटर का मतलब विद्युतरोधी, लकड़ी है, कपड़ा है, कांच है या कागज है। तो सबसे बढ़िया जो इंसुलेटर होता है वो आपका कांच होता है। हाँ, सबसे बढ़िया इंसुलेटर क्या होता है? कांच होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है तब नाभिकीय संयोजन के बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है। इसी लिथियम से F तक परमाणु की त्रिज्या घटेगी। देखिए आपको तीन जगह बढ़ता है होगा, लास्ट में घटेगा। ध्यान से सुनिएगा। जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है यानी एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो नाभिकीय आवेश भी बढ़ जाता है। जैसे सोडियम का 11 है ना, सोडियम का 11 है तो 11 का इसका जो आवेश होगा +1 हुआ। उसी तरह मैग्नीशियम का अगर मान लीजिए इस मैग्नीशियम का 12 है तो 12 का इसका जो आवेश होगा बढ़ेगा। इसका मतलब जो एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो नाभिकीय आवेश भी बढ़ जाता है और उनके संयोजन के बीच आकर्षण बल भी तो बढ़ेगा जब आवेश बढ़ता है तो। लेकिन लिथियम से परमाणु के बीच जब परमाणु त्रिज्या की बात करेंगे तो ये घटने लगेगा। तो इसका सही जवाब होगा बढ़ता है और एक जगह घटता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। 3 बार बढ़ता है और 1 बार घटता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है श्वसन में किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? पायरुवेट के कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल और ऊर्जा के रूपांतरण में। तो यही तो आपका मिल गया कि जब हम श्वसन लेते हैं तो जो पायरुवेट होता है वो टूटता है और किस में टूटता है? तो ग्लूकोज में टूट जाता है, सरल ग्लूकोज में, और उससे ऊर्जा निकलती है और जब कोशिकाएं उसको ग्रहण करती तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है और जल भी निकलता है। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। अब कह रहा है कि मिलान कीजिए कि गर्भ निरोधन की 4 विधियों को। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो कॉपर टी जो है, तो कॉपर टी का मिलान होगा आपके साथ 1 का डी, निषेचन रुक जाएगा। जब आप कॉपर टी का इस्तेमाल करेगा तो निषेचन रुक जाएगा। मुख गोली जब लेगा तो अंडाणु रोपण रुक जाएगा। मुंह से जब गोली लेगा ना तो उसका क्या होगा? रोपण रुक जाएगा। और इसके बाद कंडोम से शुक्राणु जो है गिरवा तक नहीं पहुंच पाएंगे। और कौन बच गया? अब बच गया नलिका उच्छेदन से अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा। तो हमारा ऑप्शन हो गया है डी सी बी ए। हाँ, डी सी बी ए। देखिए यहाँ पर है डी सी बी ए, ये देखिए ये सही हो गया। अब कह रहा पेलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो सबसे पहले आपको जानने कि पेलियो वनस्पति क्या होता है। वैसी वनस्पति जो लाखों वर्ष पहले समाप्त हो गई, अब उसका हम लोग क्या करते हैं? जीवाश्म खोजते हैं और जीवाश्मों का हम उसका अध्ययन करते हैं। पहले करोड़ों वर्ष पहले था, अब जीवाश्म बन गया, अभी नहीं है, उसका अध्ययन करते हैं। इस प्रकार के वनस्पति को पेलियो वनस्पति कहते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा? जंतु जीवाश्म नहीं, पौधों के जीवाश्म। जीवाश्म सही बात है लेकिन पौधों के जीवाश्म। दूसरा है शैवाल, फफूंद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। और एक बात आप याद रखिएगा, जीवाश्म विज्ञान का जनक जो है प्रोफेसर बीरबल साहनी है। कौन है? प्रोफेसर बीरबल साहनी।
आगे देखते हैं कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है। 98.4 फ़ारेनहाइट, 98 फ़ारेनहाइट या 98.8 फ़ारेनहाइट या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कैसे आपको छका दिया गया है कि मानव का जो शरीर का ताप होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन आपको देखिए यहाँ पर कैसे फंसा दिया, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका जवाब, लेकिन हमें लग रहा था कि नहीं, कोई ना कोई तो हो ही जाएगा। 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। आगे देखते हैं, एम्पियर किसके मापने की इकाई है? तो एम्पियर क्या नापता है? तो विद्युत धारा नापता है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? देखिए रेडियो एक्टिविटी की अगर खोज की बात हो रही है तो खोज किया था मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी ने, लेकिन आविष्कार की बात हुई है तो ये किया था बेकुरल महोदय ने। एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है किससे? देखिए यहाँ पर पिंच ब्लेंड से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है, ग्रेफाइट प्राप्त किया जाता है कोयला से, और बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है एल्युमिनियम। बॉक्साइट से क्या मिलता है? एल्युमिनियम। और अर्जेंटाइन से क्या मिलता है? मैं आपको बता देता हूँ अर्जेंटाइन से क्या मिलता है। तो अर्जेंटाइन से चांदी प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त होता है? तो चांदी प्राप्त होता है। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? आपको ये बताना। तो यहाँ देखिए तांबा जो है वो मिश्र धातु नहीं है, स्टील भी है, पीतल भी है और ब्रॉन्ज भी है, जिसको हम कांसा बोलते हैं। आगे देखते हैं, अगला है, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रस्वेदन, विद्युत पृथक्करण या फिर उत्फूलन या फिर उत्क्रम परासरण, ये बताना है आपको। तो इसका सही जवाब है उत्क्रम परासरण कहते हैं। अब कह रहा है कि आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज कौन है? आधुनिक जो मानव है उसके हाल के पूर्वज कौन है, आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब है क्रो मैग्नोन मनुष्य। क्रो मैग्नोन मनुष्य जो है वो हाल ही का हमारा पूर्वज है। अगला है, पुस्तक द स्पीसीज ऑफ ओरिजिन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, सतत विकास का सिद्धांत, चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत, ये सारे के सारे डार्विन ने दिए थे। किसने दिए थे? डार्विन ने। इसने क्या कहा था कि इस जीव पर, इस धरती पर वही जीव अस्थायी रह सकते हैं जिन्होंने समय के साथ अपने आप में बदलाव किया है, और जिन्होंने समय के साथ बदलाव नहीं किया है वो समाप्त हो जाएंगे, ये उनका कहना था। अगला है कि निम्न में से किस पदार्थ में लोहा विद्यमान होता है? क्लोरोफिल में नहीं, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, कोलेजन में नहीं, केराटिन में नहीं। केराटिन एक प्रोटीन है जो हमारी बालों में पाया जाता है, त्वचा में पाया जाता है। मायोग्लोबिन, किसी भी प्रकार का ग्लोबिन होगा ना उसी में लोहा पाया जाता है, जैसे हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है। अब यहाँ पर आप रीजनिंग को देखिए। अब रीजनिंग आ गया है, या मानसिक क्षमता से हम रीजनिंग को देखेंगे। तो रीजनिंग में कह रहा है कि DMHR AJEO XGBL, और उसके बाद अगला क्या होगा, आपको ये बताना है कि अगला क्या होगा। तो कोई बात नहीं, रीजनिंग में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि -3 का चल रहा है। यहाँ पर क्या चल रहा है? -3 का चल रहा है। आप देखिए D से A को जाइए, है ना। जब आप D से A को जाएंगे तो D से A, तो देखिए क्या हुआ, A C, एक C होगा, फिर B होगा, फिर A आया, तो -3 आया कि नहीं आया? पहला वाला पहले के साथ जाइए, दूसरा वाला फिर उसका पहले के साथ, उसका फिर पहले के साथ। तो इस तरह करते आप जाएंगे तो आपको मिलेगा एक UDYI। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर आप देखिए L है, तो L के बाद क्या आएगा? नहीं, X है ना। तो X से हम 3 पीछे जाएंगे, X से W, यहाँ X1 WSTUVW, ये देखिए UVWX। तो यहाँ से हम जब 3 पीछे गए तो हमारा क्या मिलेगा? U मिलेगा, है कि नहीं। अब देखिए 3 जगह U मिल गया। अब हम देखेंगे
कि देखिए यहाँ हम इसकी तुलना कर रहे हैं, यहाँ बीच में जो है ये और इसकी। अब x के बाद g आ गया, तो है ना g, तो g लिख लेते हैं कहीं पर, यहाँ लिखते हैं g, और g से हम 3 पीछे जाएंगे। जब हम 3 पीछे जाना चाहते हैं पूरा पीछे क्यों चला जाता है? जब आप देखिए अभी हमने आपको दिखाया, तो g से जब 3 पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा d, और फिर b से 3 पीछे जाएंगे तो y मिलेगा, और l से 3 पीछे जाएंगे तो आपको i मिलेगा। तो इस तरह हमारा क्या हो गया, u d y और i। एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। अगला है, यहाँ पर देखिए आपको ये जो क्वेश्चन मार्क्स है वहाँ बताने हैं, तो आप खुद देख लीजिए ना कि क्या दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए 5 गुना 6 किया तो 30 आ गया, 5 6 के 30 आया, और फिर जोड़ दिया क्या 5, तो यहाँ देखिए क्रम घट गया। इस बार हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लेंगे गुना, ये देखिए गुना कितना कर रहा है 6 जोड़ 5, अब ये गुना क्या करेंगे 4 जोड़ 3 करेंगे, और फिर इसी तरह क्रम में ये चलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि 5 6 के 30 और 5 जोड़ दिए 35 हुआ। अब क्या करेंगे, 35 को कितना गुना करेंगे 4 गुना, तो 35 को जो 4 गुना करेंगे तो 140 हो गया, और अगला बार 3 जोड़ा है देखिए 43 हुआ। अब फिर अगला बार क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, है ना, तो 2 गुना हो जाएगा, तो 2 गुना की वजह से अब देखिए क्या हो जाएगा 286 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या मिल करके आया, हमारा आंसर मिला 140। अगला देखते हैं हम, यहाँ देखिए इसको, यहाँ आपको कितना बार मोड़ा है, तो एक बार बीच से मोड़ा है, फिर एक बार लेफ्ट से मोड़ा है, और ऐसे प्रश्न नवोदय में बहुत बार पूछे गए हैं। जब कोई एक बार मोड़ता है तो डबल हो जाता है, फिर एक बार मुड़ेगा तो कितना बार हो जाएगा 4 बार हो जाएगा, यानी चारों जगह ये चीज जाएगा। अब ऊपर जो गोल दिख रहा है वो गोल कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। ऊपर जो गोल दिख रहा है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो देखते हैं कहाँ पर ऊपर गोल है तो नीचे आएगा। यहाँ देखिए ऊपर गोल तो नीचे ये आया, आया ना, ऊपर गोल नीचे, लेकिन ध्यान रहे यही आकृति यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, देखिए दोनों में है ना, यहाँ देखिए दोनों में सेम आकृति है क्या, नहीं है, नहीं यहाँ भी है। आगे देखते कोई बात नहीं। फिर देखिए यहाँ जो है, यहाँ एक गोल आया, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए यहाँ गोल है तो यहाँ गोल होगा, यहाँ गोल होगा, और यहाँ गोल होगा। ये सिंपली चारों जगह गोल जाएगा ही जाएगा। अगर यहाँ गोल है तो यहाँ हो जाएगा, क्योंकि 2 बार मोड़ा है ना, यहाँ हो जाएगा। तो आप इतना पहले खोज के देखिए कहीं मिल रहा है क्या, तो देख लीजिए बी नंबर ऑप्शन में आपको ऐसा वाला मिल रहा है, फिर त्रिभुज तो आपको बाद में खोजना ही नहीं पड़ेगा, इतने में मिल गया। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए इसको अलग चुनना, 54 नंबर देखिए आप, तो 54 नंबर में क्या कर रहा है, 11 को आपको बताना है कि 122 कैसे हुआ। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ कॉमन मिलेगा आपको। चलिए हो सकता है कि 1 नंबर ही गलती हो, हम दूसरा देख लेते हैं कि 14 गुना 8 किए, 14 का टेबल 8 बार पढ़िएगा 112 होगा। 21 गुना 8 करेंगे तो 168 होगा। 18 गुना 8 करेंगे तो 144 होगा। लेकिन 11 गुना 8 करेंगे तो आपको 88 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 88 होना चाहिए। तो ये गलत है, यही अलग है। अब 55वां सवाल देखिए, है ना, तो 55वां सवाल जो है, इस आकृति को ध्यान से देखिए और खाली जगह में जो आएगा उसको आप भरिए। तो इस आकृति में क्या दिख रहा है, सारे के सारे सेम टू सेम है। एक में स्टार है तो एक में आपको ऐसा, थोड़ा सा इसको देखिए यहाँ पर आप, ये देखिए, देख पा रहे हैं आप, तो यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा गोल जैसा ऐसी आकृति, ये देखिए ऐसी ऐसी आकृति एक में है और एक में स्टार है। तो आप देखिए कोना कोनी चले जाइए, है ना, कोना कोनी आप चले जाइए तो आपको कुछ क्रम मिलेगा। दिखा, कैसे दिखाऊं, फिर से रुकिए, ये देखिए, ये आपका ऐसे मैच किया कि नहीं मैच किया, तो आपका इधर से भी वही हाल होना चाहिए। तो अब आप जाएंगे तो आपका ये देखिए मैच करेगा, है ना, मैच किया।
यहाँ देखिए स्टार है तो यहाँ पर भी स्टार आएगा। आपको ऐसे देखना पड़ेगा क्या क्रम चल रहा है, फिर आप इसको ये कर पाएंगे। मैं इसको छोटा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, देख लिया आपने, फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पर आपका ये और ये इससे मैच करता है, किससे? बगल वाले से मैच करता है। ये यहाँ पर कहाँ चला जाता है यार, ये आइए, ये दोनों मैच करता है तो ये दोनों भी तो मैच करना चाहिए ना, यही आपको देखना था। अगला यहाँ देखिए, ये 66 इसमें है, लेकिन आपका ये क्वेश्चन 56 है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए कि कितने सारे त्रिभुज हैं। आपको ये बताना है कि इसमें ट्रायंगल कितने हैं। तो चलिए देखते हैं, ट्रायंगल हम गिनने का प्रयास करते हैं। अगर आप इस आकृति को ध्यान से देखें, ऐसी वाली आकृति, और ऐसा जब काट देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, और फिर दोनों को जोड़ के कर देते हैं 3। तो देखिए यहाँ पर भी 3 हुआ, फिर बड़े वाले में जाइएगा तो फिर 3 हुआ, 6 हुआ, फिर यहाँ देखिए कितना हो गया, 9 हो गया, और फिर इसमें भी लीजिएगा तो 9, तो 9 9 3 6 9 12 हो गया, 12। और यहाँ पर एक देखिए त्रिभुज हो गया, कितना हो गया, 13 त्रिभुज। इसमें कितने त्रिभुज हैं, 13 त्रिभुज। फिर से देखिए, ये ऊपर वाले में 3, तो इस ऊपर वाले में भी 3, 6 हुआ, फिर नीचे वाले में ये दे 3 हुआ ना, इसमें देखिए इस तरह 3, तो 6 3 9, और इसमें देखिए 9 3 12, लेकिन एक साइड इधर भी तो बच गया, विकर्ण से जो बना वो एक हो गया 13 त्रिभुज, है ना। तो टोटल 13 त्रिभुज। अगला है 57 नंबर का। तो 57 नंबर में आप देखिए, यहाँ पर 57 नंबर में यहाँ पर सही उत्तर का चयन करें कि अगला क्रम क्या होगा। आपसे पूछ रहा है कि अगला क्रम क्या होगा। आप देखिए कि क्या हो रहा है, कि पहले हो रहा है लेफ्ट, क्या हो रहा है, लेफ्ट, फिर घूम गया 90 डिग्री राइट, फिर हो गया एक बार और राइट 90 डिग्री, फिर एक बार ऐसे। तो अभी क्या होगा, ऐसे ही होगा ना, यही तो क्रम चल रहा है। तो आप खोजिए ऐसा वाला। तो ऐसा वाला जब आप पाएंगे तो 2-3 ठो मिलेगा आपको। चलिए मैं थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको मिलेगा 3 ठो। जब आप 3 ठो पर बात करेंगे तो आप यहाँ पर क्या गौर पाएंगे कि ऊपर वाला नीचे आता है। चलिए एक बार और समझिए, देखिए ऊपर में खाली जगह, फिर से घुमा के वही क्रम आएगा। ऊपर में खाली जगह, देखिए इसने रिपीट कर लिया, एक बार लेफ्ट लेफ्ट राइट, फिर राइट, फिर राइट, तो घुमा फिरा के यही आकृति होनी चाहिए ना। तो ये वाला आकृति कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, बी नंबर में दिख रहा है। ये देखिए बी नंबर में। अब आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पर 58 नंबर में दिया हुआ है, इसमें कुछ वर्ड दिए हुए हैं, जैसे कि प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है, फिर प्रोजेक्टर दिया हुआ है, फिर प्रोलॉन्ग दिया हुआ है, फिर प्रोलिफिक दिया हुआ है, और प्रोहिबिट दिया हुआ है। इसको आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सजाना है, यानी कि पहले ए आएगा, तो सब में आप पाएंगे कि सब में PRO कॉमन है। तो चलिए PRO हटा दीजिए। अब उसके बाद देखिए आपका मिलेगा JE LO LI HI। तो आप अब खुद सोच लीजिए ना कि पहले H आएगा कि पहले L आएगा कि पहले J आएगा। तब आप क्या पाएंगे कि पहले जो है H आता है, पहले क्या होता है, H आता है। तो इसका आपको सही जवाब बताना है 58 का। तो 58 में आप देखिए पहला आता है H। तो हम यहाँ पर देखते जाते हैं। तो यहाँ पहला हमारा H वाला जो है वो 5 नंबर में है, और 5 नंबर कहाँ पर है, तो 5 नंबर B और D में है। तो 2 ऑप्शन तो छांट दीजिए आप, हमारा B हो सकता है और D हो सकता है। अब हम दूसरा खोजने की कोशिश करेंगे, तो जो कि H तो हमने ले लिया। तो इसके बाद हमारा पहला हो गया प्रोहिबिट। इसके बाद आप देखेंगे प्रोजेक्ट आएगा, जे पहले आएगा। प्रोजेक्टाइल है और प्रोजेक्टर है। तो प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टर में आप देखेंगे कि JEC तक कॉमन आ गया, फिर
TI है इसमें प्रोजेक्टाइल में, उसमें TOR है, तो सबसे पहले आपको आई वाला लेना होगा। तो इस तरह क्रम में लगाएंगे, प्रोहिबिट, फिर प्रोजेक्टाइल, फिर प्रोजेक्टर, फिर प्रोहिबिट, फिर प्रोलॉन्ग आ जाएगा। अगली बार से हम आपको इसमें देखिएगा, आप बार बार में ये हट जाता है स्लाइड, अगली बार से मैं PPT में बना करके आपके लिए क्लास लाऊंगा, ताकि, और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं लाइव भी आ सकता हूँ, मैं लाइव भी आ सकता हूँ, ताकि अब मेरा लाइव दे दिया है तो आप चाहें तो मैं लाइव भी आ सकता हूँ, तो आप हमें कमेंट करें कि लाइव में मैं बोर्ड में आऊँगा ना तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्रम हमारा हो जाएगा 5 1 2 4 3, 5 1 2 4 3। ये सब चीज़ें जो है ना बोर्ड की चीज़ें हैं, एक बार मैं इसे फिर से बोर्ड में बता दूंगा। अब यहाँ कह रहा है 18 अक्टूबर 2006 को बुधवार था, तो 17 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन होगा? तो चलिए हम देखते हैं, मंगलवार, बुधवार, सोमवार, रविवार है। तो यहाँ पर हमने ये देखिए कि 18 अक्टूबर 2006 को 17 अक्टूबर 2000 तक चलना है। तो यदि आप इस बीच में चलेंगे तो आपको नॉर्मल वाले ईयर 5 ठो मिलेंगे और 1 ठो लीप ईयर। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, नॉर्मल ईयर में 1 दिन घटाया जाता है या 1 दिन बढ़ाया जाता है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो 1 दिन बढ़ेगा, जब आप पीछे जाएंगे तो 1 दिन घटेगा। लेकिन अगर लीप ईयर आ गया तो आपको 2 दिन का कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो टोटल कितना दिन घटेगा? 7 दिन। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, बुधवार था तो और 7 दिन घटा दीजिएगा तो फिर तो बुधवार ही आ गया ना। लेकिन आपसे ये कहा है कि एक दिन, देखिए यहाँ क्या है, आपको 17 तारीख बोला है, हम 18 तारीख निकाले हैं, तो 18 तारीख हो गया आपका बुधवार, तो उससे एक दिन पहले कितना होगा? मंगलवार होगा। अगला देखिए कि भिन्न शब्द का चयन करें, सत्यनिष्ठा, प्रसन्नता, ईमानदारी, सच्चाई। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से आपको देखिएगा, सत्यनिष्ठा जो है ना, सत्यनिष्ठा ये आपका सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, सच्चाई, है ना, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और सच्चाई सारे के सारे एक ही मीनिंग वाले शब्द हैं। जबकि जो प्रसन्नता है, प्रसन्नता का अर्थ होता है खुशी। अगला है कंप्यूटर ज्ञान। तो कंप्यूटर ज्ञान में आप देख लीजिए कि मूर्स के नियम के बारे में कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि मूर्स का नियम के हिसाब से कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं, एक चिप पर ट्रांजैक्शनों की संख्या प्रति वर्ष 2 गुना हो जाएगी। एक चिप की लागत प्रति वर्ष 2 वर्ष में आधी रह जाएगी। केवल 2, केवल 1, न तो 1 न ही 2, 1 और 2। आपको मूर्स के नियम के अनुसार बताना है। तो मूर्स ने क्या कहा था? मूर्स ने कहा था कि एक चिप पर ट्रांजैक्शनों की संख्या प्रति वर्ष 2 गुना हो जाएगी, ये उन्होंने कहा था। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। देखिए, ट्रांजिस्टरों की संख्या तो अब घटने लगी है ना, क्योंकि अब छोटे छोटे कंप्यूटर आ गए हैं। तो इसका सही जवाब होगा, एक चिप की लागत प्रत्येक 2 वर्ष में आधी रह जाएगी। यानी लागत देखिए अब घट रहा है, इसीलिए तो नए नए आविष्कार, आपको सस्ते सस्ते फोन वगैरह आजकल आ रहे हैं। तो ये वाला कहा था उसने, 2 कहा था, केवल 2। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्च इंजन का एक मुख्य भाग नहीं है? सर्च इंजन का मुख्य भाग नहीं है, आपको बताना है कौन सा सर्च इंजन का मुख्य भाग नहीं है। तो देखते हैं, सर्च इंडेक्स होता है, सर्च एल्गोरिदम होता है, क्राउलर भी होता है, कर्नेल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कर्नेल नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है, जिसमें किसी मशीन या डिवाइस द्वारा डेटा सीधे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। सीधे कंप्यूटर में इनपुट करना है अगर आपको, तो बार कोड स्कैनर हो जाएगा। टच स्क्रीन से डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते हैं, माइक्रोफोन से भी डायरेक्ट नहीं, वेब कैम से नहीं, लेकिन बार कोड स्कैनर आपने देखा होगा, बिग बाजार वगैरह में सीधा स्कैन करता है, चला जाता है डाटा उसमें। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोड एक तरीका प्रदान करता है जिसके माध्यम से एक अकेले अक्षर को वेब पेजों, टेक्स्ट फाइलों और अन्य डॉक्यूमेंटों के रूप में दर्शाया जा सकता है, जिसका उपयोग दुनिया भर की सभी भाषाओं के अक्षरों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो देखिए, इसके लिए जो किया जाता है इसको यूनिकोड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यूनिकोड कहते हैं, याद रखिएगा, इसको यूनिकोड कहते हैं। यूनिक कोडिंग होता है।
अगला है अधूरे ईमेल को बिना भेजे किसी फोल्डर में स्टोर किया जाता है। तो आपने कई बार इसको ये किया होगा कि अगर नहीं जा पाता है तो आपका ड्राफ्ट में आकर के जमा हो जाता है। जब MS वर्ड 10 का कोई डॉक्यूमेंट पहले से खुला हो तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कौन से कीबोर्ड का शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे आप? तो देखिए क्लियर बात है, CTRL+N। CTRL+N दबाइएगा तो आपका अगला शॉर्टकट खुल जाएगा, है ना। N फॉर न्यू होता है, इसीलिए CTRL+N होता है। देखिए CTRL+N से नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण क्रिप्टो लॉकर का है? क्रिप्टो लॉकर का उदाहरण बताना है आपको। रैम्सवेयर जो होता है वो क्रिप्टो लॉकर होता है, रैम्सवेयर, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस पोर्ट को माउस पोर्ट भी कहा जाता है? हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस को, वीडियोग्राफिक एरे को, PS2 को या फायरवायर को? ये आपका 78 नंबर का सवाल है। तो PS2 है ना, ये जो PS2 है इसी को माउस पोर्ट भी कहा जाता है। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित और विकसित किया गया एक वेब ब्राउज़र है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा ब्राउज़र बनाया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है एज। अब कह रहा है MS वर्ड 10 में पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, या इस पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है कि लाइन स्पेसिंग किसी पैराग्राफ में टेक्स्ट की लाइनों के बीच लंबवत स्पेस का परिमाण निर्धारित करती है। आगे देखते हैं भाई ये करती है कि नहीं करती है। तो हमारा ये आखिरी सवाल नंबर कितना है? सवाल नंबर 70 है। तो सवाल नंबर 70 को बता रहे हैं तो लाइन स्पेसिंग किसी पैराग्राफ में टेक्स्ट लाइनों के बीच विकर्णबद्ध स्पेस का निर्धारण करती है। ये कौन सा सही है? तो कौन सा बीच में लंबवत स्पेस का निर्माण करती पैराग्राफ में टेक्स्ट लाइन? जरा सा वक्त दीजिए हमको। चलिए देखते हैं। पैराग्राफ में जो टेक्स्ट लाइनों के बीच लंबवत स्पेस का नहीं, हाँ यही सही है। देखिए भट यहाँ कह रहा है लाइनों के बीच कर्णबद्ध। ऐसा कभी भी मान लीजिए ये जो आप लिख पा रहे हैं, देखिए ये लिख पा रहे हैं ना, तो इसमें जब हम स्पेस मारेंगे या हम इसको इंटर मारेंगे, लाइन का स्पेस देंगे हम इस पर, तो कभी भी तिरछा नहीं होगा। वो जब भी होगा सीधा स्पेस होगा। जैसे कि यहाँ ऐसे करके इस दोनों के बीच में स्पेस हो जाएगा, तो लंबवत स्पेस हो गया ना। इनके बीच में भट ये तिरछा वाला तो नहीं हुआ, इसलिए केवल P यहाँ पर सही होगा। ये देखिए केवल P सही होगा, ठीक है। ये कुछ हमने आपके लिए 70 क्वेश्चन लाए इंपॉर्टेंट वाले। इसी तरह की वीडियो चाहिए, अगला वीडियो देखिएगा शानदार आएगा। और मैं किस पर लाऊंगा? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर। अगर आपको लाइव चाहिए तो लाइव के लिए देखिए इतने क्वेश्चन लाइव भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि लाइव नहीं आ सकते हैं, लाइव भी आ सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन हम मुझे लगेगा रीजनिंग वाला, उसके लिए मैं लाइव आ जाऊँगा। और ये जो लिखने, देखिए अगर मैं बोर्ड पे आऊँगा, देखिए मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, सिंपल सी बात। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये मत समझिए कि मैं एक बहुत बड़ा करोड़पति हूँ, ऐसा कभी नहीं समझिए। मेरा पैशन है, मुझे शौक है पढ़ाने का। मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि ऑनलाइन क्लासेस भी लेना शुरू करूँ। ऑफलाइन क्लासेस हमारे यहाँ ज्वाइन करते बच्चे, वहाँ पर मैं बोर्ड पे आकर ही करता हूँ। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, वाइट बोर्ड है, लेकिन रीजनिंग के सवाल में वाइट बोर्ड पे आगे करा दूंगा और मैथ का भी करा दूंगा, ठीक है। तो चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलेंगे हम लोग इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।